रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार चुनाव इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है और क्या एक घटना किसी चुनाव को प्रभावित कर सकती है? क्या इस बार बिहार में जो लंबे समय से एक सरकार चली आ रही है, तेजस्वी यादव उस सरकार को चुनौती देते हुए नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर पाएंगे? इन तमाम सवालों का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ देश के चर्चित पत्रकार उर्मिलेश जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। सबसे पहले तो शुरुआत इसी सवाल से कर लेते हैं। आपने कई चुनाव देखे, क्या एक घटना किसी चुनाव को प्रभावित कर सकती है? हमारा संदर्भ चूंकि मोकामा है, मोकामा से जुड़ा हुआ एक घटनाक्रम, जैसा कि आप भी जानते हैं, एक प्रत्याशी के समर्थक की हत्या होती है और उसे जाति का भी रंग दिया जा रहा है। आपको लगता है कि क्या एक इस तरह की घटना किसी चुनाव को प्रभावित करती है? नहीं, देखिए, मैं चूंकि बिहार में नहीं हूँ, मीन हम्म। ग्राउंड पे नहीं हूँ जहाँ पर ये घटना घटी, या बिहार के इलेक्शन को मैं कवर भी नहीं कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो हम्म। ये कहना मेरे को बहुत कठिन है कि क्या उस घटना का असर पूरे बिहार जैसे बड़े प्रदेश पर पड़ेगा। मुझे हम्म। लेकिन बैठे बैठे यहाँ जो मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि सिर्फ उस घटना से बिहार का चुनाव प्रभावित नहीं होगा। वो एक हम्म। स्थानीय घटना है, बहुत ही भयानक घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये बताता है कि जो मंगल राज की बात की जा रही है, जंगल राज के मुकाबले मंगल राज वो कितना आई मीन छद्म है, कितना उसमें निराधार है कि कोई मंगल राज बिहार में स्थापित हो चुका है पिछले 20 सालों से। ये घटना बताती है कि चुनाव के दौरान अगर इस तरह की हिंसा होती है, वो भी एक उम्मीदवार जो है या उम्मीदवार के समर्थक जो हैं वो एक प्रचारक को इस तरह से उसकी निशानसत्या करते हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और ये पूरा उस ढकोसले को एक्सपोज कर देता है जो मौजूदा जो सत्ता तंत्र है, वो बताता है कि वो बिहार में मंगल राज स्थापित कर चुका है। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये मुद्दा केवल बिहार चुनाव का है। बिहार चुनाव के मुद्दे, आई थिंक रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो पलायन है वो बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो जातिवार जनगणना जो हुई थी, राज्यवार जो सर्वेक्षण एक हुआ था, उसमें जो वादे किए गए थे वो है। इसके अलावा एनडीए भी बहुत सारे इश्यूज को आगे ला रहा है। रोजगार के बारे में दोनों तरफ से बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं। तेजस्वी हम्म। यादव कह रहे हैं कि हर घर में जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं हो, यानी हम्म। जिस घर से कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है, उस घर से हम एक व्यक्ति को सरकारी रोजगार देंगे। अब ये बहुत बड़ा दावा वादा है, कितना पूरा होगा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है मुझे लगता है बिहार के चुनाव में। दूसरी तरफ एनडीए जो है वो कह रहा है कि हम इतने करोड़ रोजगार देंगे। महिलाओं को उसने 10-10 हजार रुपया दिया है, इसको भी मुद्दा बना रहा है विपक्ष की भैया ये कैसा इलेक्शन कमीशन है जो चुनाव के दौरान भी महिलाओं को पैसा देने की खुलेआम एक तरह की रिश्वत है कि आप कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो भी सरकारी धन से। तो ये आई मीन ये भी मुद्दा एक है। तो ये इतने बड़े मुद्दे बिहार चुनाव में है कि एक हिंसक घटना केवल बिहार चुनाव के पूरे परिदृश्य को प्रभावित करेगी ऐसा मैं नहीं समझता, लेकिन हाँ, लोकल लेवल पर वो प्रभावित कर सकती है। निश्चित तौर पर लोकल लेवल पर प्रभावित कर सकती है और आपके हिसाब से पूरे बिहार को प्रभावित नहीं कर सकती। अब मेरा दूसरा सवाल है, चूंकि 10 दिन पहले जब आप बिहार तक के मंच पर हमारे मेहमान थे सर, उसमें भी बहुत सारी बातें हुई थी। जो वादे तेजस्वी यादव ने उसके बाद किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौकरी और रोजगार का वादा किया, क्या यह लग रहा है कि 2020 में जो स्पार्क तेजस्वी यादव में दिख रहा था, अब राहुल गांधी के साथ चूंकि रैली भी हो रही है, कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई बेगूसराय में, राहुल गांधी ने जिस तरह से एकदम से छलांग लगाते हुए, वो सोशल मीडिया पे काफी वो तस्वीरें वायरल हुई और युवाओं में एक खास तरह का क्रेज राहुल गांधी को लेकर है। तो जो वोटिंग ये कहा जाता है, उसमें भी ये कहा गया था कि 30 से 35% ऐसे वोटर होते हैं जो अंतिम समय में निर्णय लेते हैं उन्हें किस तरफ झुकना है। इसमें एक युवाओं का भी एक बड़ा वर्ग शामिल होता है। आपको लगता है कि अंतिम मुहाने पर, चूंकि अब चुनाव प्रचार में अगर घंटों में हम बात करें तो ऐसे वक्त रह गया है, ये अब चुनाव
एक तरफा तो कतई नहीं कहा जा सकता, कांटों का मुकाबला अब दिख तो रहा है कम से कम। बिल्कुल, मुकाबला बहुत कांटे का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं चुनावी सर्वेक्षणों के बारे में तो नहीं जानता वो क्या कह रहे हैं, लेकिन सुना है मैंने कि चुनावी सर्वेक्षण बता रहे हैं कि कांटे के मुकाबले में एनडीए आगे निकल गया है। तो ये पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, 15 साल से, कि हर सर्वेक्षण जो आते हैं, सीएसडीएस को माइनस कर दीजिए तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा अलग ढंग का एक संस्थान है जो चुनाव सर्वेक्षण को गंभीरता पूर्वक लेता है। लेकिन बाकी सर्वेक्षणों का एक पैटर्न दिखता है कि वो पहले बताते हैं कि विपक्ष आगे है, फिर बताते हैं विपक्ष थोड़ा नीचे हुआ है, फिर इसके जब चुनाव नजदीक आता है तो बताते हैं विपक्ष और नजदीक और नीचे हो गया है। और जैसे ही चुनाव बिल्कुल ऐन मौके पर आ जाता है, कुछ घंटे बाकी रह जाते हैं, तो वो चुनाव सर्वेक्षण ज्यादातर बताते हैं कि एनडीए जीत रहा है, यानी सत्ता पक्ष जीत रहा है। कई जगह वो जीत जाता है और कई जगह नहीं जीत पाता है। जहां वो नहीं जीत पाता वहां आमतौर पर मैं देखता हूं कि वहां पर विपक्ष ही रूलिंग पार्टी होता है। जैसे बंगाल में भी बताया गया था कि चुनाव जीत रहा है, सत्ता ये भारतीय जनता पार्टी जीत रही है चुनाव, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी चुनाव फिर जीत गई, आपको याद होगा। तो वहां पर सरकार में ममता बनर्जी स्वयं थी, टीएमसी थी, लेकिन अब विपक्ष में ममता बनर्जी होती तो क्या वाकई उलट हो जाता, ये रिजल्ट मैं नहीं जानता। इसके अलावा आप देखिए कई ऐसे मामले आए हैं कि केरल हो या आपका कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, कई जगह मैंने देखा है कि जहां अगर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी लेड गठबंधन सत्तारूढ़ दल है तो वहां प्रिडिक्शंस आमतौर पे सही हो जाते हैं, लेकिन जहां विपक्ष रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पे कई बार सही नहीं भी हो पाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का जो मैकेनिज्म है और जो सर्वेयर्स हैं उनके बीच में ऐसा लगता है कि कोई संजोग हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल जानबूझ कर हो सकता है, संजोग हो कि कोई ऐसा संयोजन जैसा हो जाता है, ऐसा लगता है कि जो वो कह रहे होते हैं वही हो जाता है, कई बार बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, एक और सवाल, चूंकि अभी देखिए जिस तरीके से आरजेडी में टिकट का बंटवारा हुआ और डिप्टी सीएम फेस का भी ऐलान हुआ, ए टू जेड समीकरण तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि हमने ध्यान रखा, और खास करके जो हमने पिछला इंटरव्यू किया उसमें भी, उसके बाद भी जो दर्शकों की प्रतिक्रिया आई उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि इस बार आरजेडी सवर्णों को भी टिकट देने में पीछे नहीं रही, कई भूमिहार उम्मीदवार उतारे जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सब कारक तेजस्वी यादव जो 2020 में थोड़ी बहुत चूक हुई थी उसको पूर्ति करने की ये कोशिश है, और ये तिकड़ी आप जिसको कह सकते हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और उसमें आईपी गुप्ता जो एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, ये कोई अब एक ऐसा समीकरण तैयार हो गया है जिससे राह किसी की आसान नहीं है, खास करके एनडीए गठबंधन के लिए? देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुत मजबूती के साथ और बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ चुनाव लड़ रहा है, जो शुरू में नहीं लगा था। शुरू में लगा था कि कांग्रेस से कहीं कोई समस्या है बाकी गठबंधन के घटकों को, लेकिन आप उसमें एक संगठन का नाम भूल गए, वो है सीपीआईएमएल। सीपीआईएमएल भी इस पूरे कॉम्बिनेशन में, इस पूरे गठबंधन में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, मजबूत, बिल्कुल मजबूत साथी के तौर पर। जी हाँ। और वो 20 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि उसका जो रोल है, उसकी जो भूमिका है कोऑर्डिनेशन में, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही ये महागठबंधन बहुत अच्छी स्थिति में है। नतीजा क्या होगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं, और निर्वाचन आयोग ने जिस तरह चुनाव के दरमियान वोटर्स, खासकर महिलाओं को 10,000 रुपए बांटने की इजाजत दी, जो 2014 से पहले किसी भी चुनाव आयोग ने ऐसी किसी योजना को लागू होने पर कभी भी परमिशन नहीं दी थी। तो मैं समझता हूं कि ये जो पहलू है कितना काम करेगा, इसका कितना असर होगा मैं नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि ये बहुत अच्छा मुकाबला विपक्ष कर रहा है। जो शुरू में लगता था कि कहीं कोई समस्या आ रही है, अब वो समस्या नहीं है। तो मेरे हिसाब से जन जो है वो ऐसा लगता है महागठबंधन के साथ है, और तंत्र जो है कहीं ना कहीं और कोई चमत्कार करने की कोशिश कर। ठीक है, एक और सवाल, आखिरी सवाल सर, यूथ से जुड़ा हुआ सवाल है, और चूंकि तेजस्वी यादव ने वादे किए हैं और ये वादे चूंकि यूथ के इमोशन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट बन जाता है, शुरुआत में कहा गया कि प्रशांत किशोर के साथ भी यूथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि प्रशांत चूंकि खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लिहाजा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में बढ़ती
बढ़ती सक्रियता के बीच युवा जो है वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। महिलाएं चूंकि 10,000 उनको नीतीश कुमार ने खाते में दिया है इसलिए, और साइकिल योजनाएं हैं, पोशाक योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति योजनाएं, कई तरह की योजनाएं हैं जो महिलाओं को या छात्राओं को सीधा लाभ पहुंचा रही हैं। तो आपको लगता है कि यूथ वर्सेस महिला, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा और यूथ तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे, महिलाएं अगर उधर रहती हैं तो? देखिए, यूथ और महिलाओं का जो पूरा का पूरा ये जो जो उनका उनकी जो संभावित भूमिका है, मैं समझता हूँ इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसके अलावा ईबीसी कम्युनिटी की, ये तीन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, महिलाओं में ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं एक ही तरह से सोचती हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो भी बिहार के समाज में जाति विभाजन है, और 10,000 रुपया जिनको मिल भी गया है बहुत सारी ऐसी महिलाओं को, और मान लीजिए वो दलित या वंचित समाज से हैं, हो सकता है कि उनका राजनीतिक रुझान उनके परिवार वालों की तरफ से निर्धारित हो रहा हो या प्रभावित हो रहा हो। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर उन महिलाओं में अपने परिजनों से प्रभावित होने का कोई 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 समस्या ना हो, तो वो नीतीश कुमार उनके लिए प्रेफरेंस है। लेकिन एक घटना इस दरमियान बहुत बड़ी हुई है कि नीतीश कुमार भले ही मौजूदा चुनाव में कमांडर कहे जा रहे हैं कि भाई उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, इस पर एनडीए की लीडरशिप ने कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि ये कहा है कि ये बाद में तय होगा। अब ऐसी जो स्थानीय नेता है वो तो कई बार कह देते हैं चुनाव जीतने की लालसा में कि भाई हम हमारा चुनाव निकल जाए, लेकिन जो टॉप लीडरशिप बीजेपी की है वो इस बार श्रीमान नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के बाद अगर संभव अगर हो गई, अगर जीत गया एनडीए, तो कोई जरूरी नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री बनाए, और ज्यादा चांस है कि नहीं बनाएगा। तो ये संदेश कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी मिल गया है जिनमें काफी लोकप्रिय नीतीश जी रहे हैं, उन 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 युवाओं में भी मिला है जिनके बीच में काफी लोकप्रिय हैं, खासकर ईबीसी के, जिनकी आबादी बिहार में 36% है। तो मैं समझता हूं कि यह भी देखना होगा कि नीतीश कुमार के बगैर अगर कोई सरकार बनती है, उनकी लीडरशिप के बगैर अगर सरकार बनती है और उसकी संभावना नजर आती है, तो ये समाज क्या करेगा? क्या वो बीजेपी लेड एक चीफ मिनिस्टर की सरकार को समर्थन देगा, या वो नीतीश कुमार पर जो बात ये आ रही है कि शायद वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अगर अगर ये एनडीए जीत गया, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, तो मैं समझता हूं कि ये समाज क्या निर्धारित करेगा अपना अपना कोर्स ऑफ एक्शन, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, वोटिंग पैटर्न उसका क्या होगा, इसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि तब वो नए ढंग से सोच सकता है। निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कम समय में बहुत सारी बातें कही है। निश्चित तौर पर आगे और भी हम जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा दूसरे फेज में और रिजल्ट के दिन भी हम चाहेंगे कि हमें थोड़ा वक्त आप जरूर दें, हम बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया सर शॉर्ट नोटिस पर जुड़ने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। तो उर्मिलेश सर को आप सुन रहे थे, देश के चर्चित पत्रकार जिनके नजरिए से आप इस चुनाव को देख रहे थे। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।